हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं अब तक जून मंथ का करंट अफेयर्स, और जिसमें हम लोगों ने साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आईआर, पॉलिटी, ठीक है ना, ये सब कंप्लीट कर रखा है। तो आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी का क्या है ना, बहुत छोटा सा पोर्शन दिया जाता है, लेकिन उसे एनालिसिस करने के लिए, उसका एक अच्छे से समझने के लिए उसे मैं हर एक को अलग पढ़ा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे ही खेत कर दो कि सब एक तरफ से लेके उठा के पढ़ा दो। तो उसमें क्या है ना, चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं किसका क्या है, और वो बस ऐसा हो जाता है कि मतलब फॉर्मेलिटी सा कि हो गया कंप्लीट। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। ओके। तो हम लोग बात शुरू करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी का थोड़ा सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यदि हमें यही नहीं पता रहता है कि पढ़ना क्या है, तो फिर वो दिक्कत बहुत हो जाती है। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोड़ना क्या है, और छोड़ना क्या है ये हमें पता चलता है सिलेबस प्लस PYQ से, और उसी पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो शायद आप थोड़े से भी मतलब सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो आप समझ गए होंगे एक टॉपर सब टीचर सब क्यों बोलते हैं कि सिलेबस और PYQ। जैसे एक कहावत है कि यदि तुम्हें यूपीएससी की मतलब जैसे यूपीएससी एक रिवर है, उसकी बाउंड्री लगानी है, मतलब बाउंड्री पता करनी है, जो पार होती है वो बांधनी है, तो आपको एक तरफ रखने होंगे PYQ और एक तरफ रखने होंगे सिलेबस। सिलेबस और PYQ के बीच में ही उसका पूरा स्ट्रीम रहता है, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन आने का दायरा रहता है। तो इसीलिए मैं इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देता हूँ। अब इतने बड़े लोग कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्पिरिट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इसमें ये लोग बातचीत करते हैं कि डेवलपमेंट और जो एक्सट्रीमिज्म है, जो स्प्रेड हो रहा है, जो जितने भी मतलब लेफ्ट विंग के लोग हैं, LWE है, या फिर और भी कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, ये लोग का क्या लिंकेज है। तो इसे हम देखेंगे ना, तो इसे देखो 10, 25, 12, लास्ट में देखो 25, 15, 15, 25, मतलब ये ऐसा मान के चलो कि एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। यदि इस पे आपके अच्छे से नोट्स एक पेज की रेडी है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा सा करंट से ये रिलेट करेंगे तो उसको हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो पहला टॉपिक आप समझ के रखो, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्पीड ऑफ एक्सट्रीम चेंज। तो नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा है टॉपिक अलग मेंशन है, इसलिए मैंने मेंशन किया टेररिज्म। तो ये दोनों एक में हो जाते हैं। क्या होता है ना इसमें, LWE, ठीक है ना, नॉर्थ इंसर्जेंस, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ में तो कुछ नहीं ज़्यादा, जम्मू एंड कश्मीर जो इंसर्जेंसी है उसको, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, तो तीन चार टॉपिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, आप चाहो तो लिख लेना, LWE, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, और जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी, ये तीन टॉपिक भी इसी के सब टॉपिक हैं, वो इसी में कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बॉर्डर एरिया, ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंज एंड मैनेजमेंट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो, और इसमें रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नन एक्टर स्टेट्स इन क्रिएटिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जहाँ मैंने वो बात करी थी आपकी LWE की। ये भी लोग, इन्हें भी यहाँ पे भी रख सकते हो, तुम रखना जहाँ पे चाहो वहाँ रख लो, इसमें भी स्कोप है। तो इसका देखा जाएगा तो 10, 15, 25, 15, 10। तो इधर भी आपको देखोगे हर साल एक क्वेश्चन निकलता है। तो अभी ये देखो ना, सिक्योरिटी में टोटल कितने क्वेश्चन निकलते हैं, तो एवरी ईयर 4 क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 8 टॉपिक हैं, और हर साल 4 क्वेश्चन निकलते हैं। मतलब लो हैंगिंग फ्रूट है ये, इतना लो हैंगिंग फ्रूट है कि आप थोड़ा सा वर्क कर लोगे, 25 पेज के नोट्स रहते हैं, इजीली रिवाइज करके रखोगे, अच्छे मैनर में बना के रखो, तो चारों क्वेश्चन सबसे आसानी से कर सकते हो। वैसे भी GS3 में ना मार्क्स आ नहीं रहे हैं, मतलब 4 5 क्वेश्चन, एक मतलब क्वेश्चन से 4 5 मार्क्स निकालने में ही बहुत ज़्यादा, हाँ, ऐसा वो मान के चलो मेहनत करना पड़ जाता है, लाले पड़ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो उसमें अच्छा है कि आप DM और IAS, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी पे कुछ अच्छा करके थोड़ा सा 50 60 मार्क्स बटोर लो, ठीक है ना। तो ये हो गया लिंकेज, टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट, रोल ऑफ सिक्योरिटी एंड फोर्स एजेंसी का रोल क्या है, और ये अपना एक्सटर्नल और जो नन स्टेट्स हैं उनमें कैसे ये लोग IR करते हैं, ठीक है ना। मतलब IS जब भी मैं बोलूँ तो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे चैलेंजेस ये कर रहे हैं। तो फर्स्ट देखोगे तो इधर एक क्वेश्चन आपको मिलना है, इधर देखोगे तो एक क्वेश्चन 100% मिलना है, कभी कभी इधर से ही 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इन दोनों से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, तो पहला टॉपिक ये कवर करना हो टेररिज्म, उसके साथ में फिर बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, ठीक है ना, फिर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस। इधर से कुछ खास क्वेश्चन निकलते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नोट्स बना के रखने चाहिए पूरा CAPF पे, ठीक है ना। CPF के जो जो फोर्स जहाँ जहाँ लगते हैं, SSB कहाँ लगता है, ठीक है ना।
और आपको देखो सीआरपीएफ का क्या काम है, सीआईएसएफ किधर काम करता है, ठीक है ना, बीएसएफ किधर काम करता है, ये सब कुछ पता रख के रखना है तुम्हें। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों को ही मैंने देखा, कुछ खास क्वेश्चन निकलते नहीं है, लेकिन एक एक पेज का नोट्स इन पे ही बना होना चाहिए अपना। तो देखोगे कि आप 2021 में एक क्वेश्चन आया था, और 2018 में एक क्वेश्चन आया था 15 का, इसमें 10 मार्क्स का आया था, और ये 2013 में पहला ही क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, 2010 है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है और मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। और ऐसे भी देखो कि ऑर्गेनाइज जो क्राइम है ना, वो कैसे करके टेररिज्म के साथ कनेक्ट होता है, थोड़ा सा कनेक्शन बना के रखो। एक ये करते क्या है ना, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ में ऐड करके ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको सारे टॉपिक्स कवर रखने हैं, इसलिए किसी को छोड़ नहीं सकते, दिक्कत ये है। बेसिक साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है ना, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थ्रू कम्युनिकेशन, ये वाला जो पिलर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई और दूसरा चैलेंजेस जो इंटरनल सिक्योरिटी में आ रहा हो, या फिर कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो इसमें से ना हर साल एक क्वेश्चन निकलता है। जैसे 2021 में आया नहीं था, लेकिन वैसे हर साल एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसको कवर करना है। यदि मैं ऐसे अरेंज करना चाहूँ तो सबसे पहले आपको ये कवर करना चाहिए, फिर ये, फिर सबसे लास्ट में ये फोर्थ वाला मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम वाला। लेकिन करना सब कुछ कवर है, क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, इसके इनके क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना, वो क्या करते हैं, मान के चलो तुम किसी भी डेवलपमेंट को वो क्या करेंगे, ऐसे कहेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम है, और फिर वो टेररिज्म के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो फिर वो आपको ऑर्गेनाइज क्राइम आपने नहीं पढ़ा है, फिर टेररिज्म में अकेला पढ़ा है, तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो फिर उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो एग्जामिनर को चाहिए, और उसको मज़ा नहीं आएगा तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा। तो सिलेबस बहुत छोटा है, 8 टॉपिक हैं, ये इसमें थोड़ा सा अलग अलग हो गए तो इसलिए 10 जा रहे हैं, 8 टॉपिक हैं, और इजीली कवर कर सकते हो 2-3 दिन में, नोट्स बनाने हो तो 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, वो मैं बताया आपको कि ज़्यादा बल्कि बुक नहीं पढ़ने का है। अभी कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स उठा लो, और उधर से थोड़े थोड़े नोट्स निकाल लो अपने हैंडी करके, जैसे 20 से 25 पेज की, बस, और उन्हें बार बार रिवाइज करते रहो। तो कोई डोंट परचेज बल्कि बुक्स, ठीक है ना। हमेशा आज की अच्छी नहीं होती है, वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। वो एक कोट है ना, लव इज क्योर बट समटाइम, या फिर मोर लव इज प्योर, पॉइजन प्योर, ठीक है ना। तो कभी कभी तो क्योर होता है, और जब हद से ज़्यादा हो जाए तो पॉइजन प्योर हो जाता है। तो फिर ज़्यादा नहीं करना है हद से, ठीक है ना, थोड़ा सा रखना है, और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ओके, मतलब सोना बाबू गिरी में नहीं फंसना है। तो ये देखो, फिर इसमें क्या करना है, मोस्टली ना थोड़ा पढ़ो और ज़्यादा रिवीजन करो। हमेशा ना ज़्यादा फैक्ट्स भी मत रखा करो। ऐसे क्या है ना, किसी के मान के चलो डायमेंशन है ना, तो 4-5 पॉइंट रख लो, और नहीं याद कर लो, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं होता है ना। अभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भाई, हमारे पास 2 पेज रहते हैं, उधर हमें यही समझ में नहीं आएगा बाद में जब आपके पास कंटेंट होगा, इसमें कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना है, पेज तुरंत भर जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो उसमें क्या है ना कि कम कम पॉइंट रखो, लेकिन टिप्स पे रखो, वहाँ आपके पास में उन्हें रिकॉल करने का टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा पढ़ो ज़्यादा रिवीजन करो। अभी वाटर मैनेजमेंट में क्या करना है, तो इधर मैंने पूरा लिखा हुआ है कि वाटर मैनेजमेंट में आप क्या करोगे। आपको पता होना चाहिए कि जो अपना क्या कहते हैं, पाकिस्तान के साथ में कौन सा वाला अपना सीएपीएफ लगता है, तो आपको पता होगा बीएसएफ लगता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में, ठीक है ना। नेपाल के साथ कौन सा लगता है, तो आपको पता होगा नेपाल के साथ एसएसबी लगता है। ओके, और आपके चाइना के साथ में आईटीबीपी लगता है। ओके, तो ऐसे करके आपको सब कुछ पता बराबर पता रखना चाहिए, और उनके बारे में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या आया है, वो हम लोग आगे चल के पूरे डायमेंशंस देखेंगे कि आंसर लिखना कैसे है। पर फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ, आप इसे और अच्छे से पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं इस वाले टॉपिक में। मेरे टाइम सिक्योरिटी है, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो आप कभी सोचो, खुद सोचो तुम कि क्या क्या दिक्कतें हैं कि जिसके कारण ना, आपने देखा होगा जो आपके 26/11 के अटैक्स थे ना, तो वो जो टेररिस्ट थे कैसे एंटर कर गए थे। अभी एंटर करने के लिए तो आपको पता है कि सीमा भी एंटर कर गई, तो वो नेपाल के थ्रू। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारी समस्या है, जो हम लोग सही से वहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यदि वो इजीली एक वुमेन आ सकती है, तो टेररिस्ट के लिए तो और बहुत ज़्यादा इजी बात होगी, क्योंकि उनके पास तो हर तरीके की फैसिलिटी रहती है, और 36 जात के उनके लोग, और वो सब कुछ करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये हमेशा ना सीमा को अपने सिक्योरिटी के पर्पज से आप ध्यान में रखो। यूपीएससी ऐसा ही करता है, जो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो फिर वो
उसके अंदर जाके क्वेश्चन पूछेगा। इधर वो फिर आपका न्यूज़ चैनल देख के लव स्टोरी और सोना बाबूगिरी नहीं पूछने वाला। अभी वो देख रहा होगा, फिर वो सोचेगा अच्छा इतना सिक्योरिटी में कहीं दिक्कत आ रहा है, तो उस पर क्वेश्चन छाप देगा। फिर आप वहाँ बैठ के यही देखते रहना कि जी मुर्सा ये क्या है। तो टेररिज्म पे है जो, उस पर भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि टेररिज्म के बारे में कैसे क्या करना चाहिए, क्या कॉजेस हैं टेररिज्म के, कैसे लिंकेज हैं इसके अलग अलग जगह पे, और नेक्सस कैसे बनाता है ये, ठीक है ना। और जो अभी अलग अलग टाइप के टेररिज्म का टाइप भी बहुत सारे हो गए हैं, तो उनको भी आप अच्छे से पढ़ोगे, और वो आप जहाँ से भी कवर कर रहे होगे उधर से कवर कर लेना, और इधर आप जो ये चीज़ें लिखी हुई उनको थोड़ा सही से पढ़ लेना। साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी की आप जब भी बात करोगे ना, तो इसमें ना मोस्टली ऐसे समझ को साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है ना, चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है ना। अब इसके इम्पैक्ट साइबर सिक्योरिटी का अभी देखा तुमने कि एम्स का क्या हुआ था, एम्स का सर्वर चाइना के किसी हैकर ने हैक कर लिया था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे आप सोच के रखिए करोड़ों लोग हैं, करोड़ लोग के वहाँ पे पूरा प्रोफाइल था कि किसको कौन सा डिसीज है, किसको क्या। अभी वो किसी कंपनी वाले को बेचते, फिर वो टारगेट करने लग जाएंगे कि आपको शुगर है तो आप ये वाला टैबलेट ले लीजिए, ये करिए वो करिए। तो ये डेटा बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है ना, तो ये जब भी कोई चीज़ हैक हो जाएगा तो इजीली लीक हो जाएगा। ऐसे मान के चलो हमारे इतने क्रिटिकल बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जहाँ पे हमारा आधार सबसे बड़ा योजना है, जो आधार कार्ड वाला, वहाँ सबका डेटा रखा हुआ है। हमारे फिंगरप्रिंट्स, आइज का और रेटिना का जो वो रहता है साइज, उसका सब कुछ रहता है उसमें, आधार कार्ड जब बनता है। उधर से किसी ने हैक कर लिया और सब कुछ लीक हो गया, तो सोच रहे हो सब कुछ हो सकता है। ऐसे मान के चलो कि अभी वो क्या करेंगे, जैसे स्विच बैंक है ना, स्विच बैंक में जिन लोगों के पैसे रखे हुए हैं, फिर वो क्या करेंगे, इधर से आधार कार्ड का जो भी अपना है उसे हैक करेंगे, वेबसाइट को उधर से सबका निकालेंगे, फिर देखेंगे किस किस के फिंगरप्रिंट क्या मैच कर रहे हैं, उधर से पैसा निकाल लेंगे। ऐसा किसी मूवी में देखा मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से आगे देखते हैं। तो हमने देखा था ये सिलेबस खत्म कर लिया, हमने देखा चार पांच ही हैं जो टॉपिक है, उनमें हमने तीन चार इंपॉर्टेंट छांट लिए, क्या क्या करना है इधर आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो काम करनी है। अभी काम का बात शुरू होता है कि थीम्स पे बातचीत करते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सीरीज है ना इसकी, इसमें सबसे अच्छा क्या है कि हमें थीम्स पता होने चाहिए। आपने हर टॉपर के मुंह से सुना होगा कि हमने ना पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और उसके थीम्स निकाले, थीम्स निकालने के बाद हमने उस पर इंट्रो और कंक्लूजन रेडी किया, और उसके साथ साथ हमने स्टैटिक नोट्स बनाए, और हमने उसको ज़्यादा टाइम दिया जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ रोटी, ठीक है, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। तो उधर ही ज़्यादा टाइम को स्पेंड करना है जिधर से हमें रिटर्न ज़्यादा आए। ओके, और इधर हम लोग अपन लोग इधर पीएचडी करने नहीं आए हैं जो कि एक सब्जेक्ट में घुस के फिर उधर ही पूरा जिंदगी निकाल देने का है, ठीक है ना। तो वो लब वाला जो मैं बात बताता रहता हूँ, आज की करनी है लेकिन एक लिमिट तक। ओके, तो पहला जो है इसमें थीम वो है बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। तो इधर से आप देखोगे ना काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं, 2020 में आया था, 2020 में आया, 2019, 16, 14, 13, मतलब ऐसे कह सकते हो अल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। तो बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट में देखो क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है ना, कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से एरिया सही से मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे सीमा अंदर आई, क्या समस्याएं थी वहाँ पे, सारी प्रॉब्लम्स को देखो। फिर प्रॉब्लम्स के इम्पैक्ट देखो कि यदि ये सब कुछ नहीं हुआ तो टेररिस्ट अटैक हो सकता है, स्मगलिंग हो सकती है, ड्रग की स्मगलिंग हो सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, एनिमल ट्रैफिकिंग हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है ना। जैसे बांग्लादेश में वेस्ट वेस्ट बंगाल थ्रू होते हुए ये लोग एनिमल्स को सेल कर देते हैं, या फिर मतलब एनिमल ट्रैफिकिंग बोल सकते हो उसे। तो इलीगल है ना ये सब कुछ। तो ये सब कॉजेज देखो क्या, सबसे पहले यहाँ इसमें मैनेजमेंट करने में समस्याएं क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है। फिर कुछ बे फॉरवर्ड दो, जैसे बे फॉरवर्ड में दे सकते हो आपके साइंस का यूज करो वहाँ पे, ठीक है ना, कैमरेज लगा दो, या फिर वहाँ पे क्या कहते हैं ड्रोन्स लगाओ, उनसे देखो कोई एक्टिविटी हो रही हो तो एआई का यूज करो वहाँ पे। ऐसे पॉइंट लिखोगे ना, अब जो बेसिक पॉइंट है वो सब लिखते हैं, आप थोड़े स्पेसिफिक लिखोगे कि एआई का यूज करो वहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर सकती हो वहाँ पे, ड्रोन्स का यूज करो। तो फिर उसे लगता है कि हाँ वो 15-20 कॉपी दिन में देख चुका होता है, तो फिर उसको पता होता है, उससे आप सेम लिख रहे हैं, थोड़ा कुछ अलग लिख देते हो आप और डिब्बे में बंद कर देते हो। तो फिर वो सोचता है कि हाँ चलो इसको थोड़ा ज़्यादा नंबर देते हैं, क्योंकि जीएस 3 में अभी नंबरों की थोड़ी मारा मारी चल रही है। तो बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट अपना पहला था। तो उसमें हमने देखा है कि मोस्टली अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस देखो आप 2020 में जो आया था 10 का, 2020 में दो क्वेश्चन आए हुए हैं। ट्रांस बॉर्डर क्राइम के ऊपर था,
जो म्यांमार में और बांग्लादेश की साइड से चल रहा है वो, ठीक है ना। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, वही दिक्कत है सेम टू सेम। बॉर्डर मैनेजमेंट का, इलीगल ट्रांसपोर्ट, माइग्रेशन, जो मैंने अभी बताया था कि क्या क्या इम्पैक्ट है, वही सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे, जो मैंने थीम निकाले हुए हैं जिनको हाईलाइट किया हुआ है ना, ये मेन रहता है। तो आप इसको करोगे क्या, अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, अपन लोग की जो कम्युनिटी है उधर, उधर जाके इन्हें डाउनलोड करोगे, या प्रिंट आउट चाहो तो प्रिंट आउट ले लो, नहीं तो आप इनको पहले से हाईलाइट मैंने कर दिए कि आपको कोई दिक्कत ना करना पड़े, आपके लिए लोड कम हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो फिर वो फुद्दूगिरी में नहीं फंसने का है। सेकंड थीम है मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी हम लोग बॉर्डर को कवर कर रहे हैं, मैंने थीम ऐसे बनाए हुए हैं ना, पहले सबसे पहले हम लोग बॉर्डर कवर करेंगे ऊपर का, फिर उसके बाद अंदर की बातें करेंगे। तो अभी ऊपर से हमने बॉर्डर का कर लिया, अब मैरीटाइम की बात कर रहे हैं। मैरीटाइम पे इतना कुछ खास क्वेश्चन आया नहीं है, 2022 में आया था, क्योंकि मैरीटाइम भी हमें बॉर्डर मैनेजमेंट में ही कवर करना होता है। जो बॉर्डर मैनेजमेंट जो अपना टॉपिक था ना सिलेबस में, उसी का ये पार्ट है। तो उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होती है। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी पे अभी चैलेंजेस क्या है, मैंने बोला था ना चैलेंजेस तो आपको पता ही होने चाहिए। तो चैलेंजेस क्या हैं, तो वो आप बराबर चैलेंज देखो कि क्या समस्या है। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नीचे अंदर साइड नेवी काम करता है, और उसके कोस्टल एरिया में जो उधर स्टेट का पुलिस रहता है वो काम करता है। उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है ना। उधर एक काम कर दो दोनों को, तो फिर अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। और भी बहुत सारी दिक्कतें, तो उधर आप जाके अच्छे से पढ़ो। 2014 में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया था कि अरेबियन सी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके ऊपर तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के और इन पे लिखो थोड़ा बहुत। थर्ड है अपना टेररिज्म। टेररिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मान के चलोगे ना, मतलब ऐसे कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, पूरी वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड के लिए इसको एरेडिकेट करना या फिर इसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ह्यूमंस का भी और प्रॉपर्टी का भी, मनी का भी, सबका। तो ये इम्पोर्टेंट थीम बनता है। तो इधर आप देखोगे ना, 2021 में, 2019 में, 2019 में, 2016 में, 2016 में, कभी कभी साल दो दो क्वेश्चन आए। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, देखो 2021 में का भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट नहीं होगा, ये ऐसे दो तीन टॉपिक से कनेक्ट करके बनाया गया है। एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, ये पूछ रहा है कि इसकी इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। इट्स कॉजेस, इसके कारण बताओ, और लिंकेज, मैंने कहा था ना लिंकेज करके ही दूसरे से पूछेगा, ऑब्नॉक्सिस, नेक्सिस, ठीक है ना। मीजर्स भी बताने हैं आपको कि कैसे से टैकल करेंगे। तो मोस्टली वही रहता है, कॉजेस आपको पता होने चाहिए, उसके इम्पैक्ट भी पता होने चाहिए, इसने पूछे नहीं तो क्या हुआ, मीजर्स पता होने चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी पता होने चाहिए। ऐसे ये तीन चार फैक्टर आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में कुछ एक दो क्या कहते हैं स्कीम्स, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इन्हें सरेंडर करने पे क्या मिलेगा, या फिर कोई ऐसी स्कीम है जिससे कि थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। तो ये मान के चलो, अल्टरनेट ईयर पे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है टेररिज्म, इसे भी अच्छे से कवर करके रखो। टाइप्स ऑफ टेररिज्म भी कवर करना है आपको, कितने टाइप्स का होता है। साइबर सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि साइंस एंड टेक में भी मैं पढ़ता हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। अब तक जो हमने पढ़े थे ना, उनमें देखा जाए तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम लगता है मेरे को। क्यों, देखो अभी हम दिखाते हैं। 2022 में क्वेश्चन था, 21 में क्वेश्चन था, 20 में क्वेश्चन था, 19 में क्वेश्चन था, 17 में, 18 में, 15 में, 13 में। क्या समझ में आया? एवरी ईयर, एवरी ईयर वन क्वेश्चन। तो मतलब अब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो साइबर सिक्योरिटी पे आपका एकदम मस्त चकाचक पूरे डायमेंशंस के साथ में नोट्स होना चाहिए, एक या दो पेज, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या होगा नोट्स में, सबसे पहले डिफाइन करो कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी की वैसे कोई इंडिया में डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एफबीआई ने कुछ डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है ना। आईटी एक्ट में कुछ कहा गया, आईटी एक्ट जो 2000 है ना, उसमें भी कुछ डेफिनेशन दी गई है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। एफबीआई की भी डेफिनेशन याद रखो, ये भी रखो। ओके, क्या होती है साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद में इसके टाइप्स क्या हैं, ये कैसे कैसे हो सकती है, फिर इसके मतलब चैलेंजेस देखो, ये क्यों ज़्यादा है, इंडिया के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक साबित क्यों हो रही है, उस पर पढ़ो। फिर इसके इम्पैक्ट्स देखो, इम्पैक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे दो तीन, ठीक है ना। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड देखो कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, मेजर्स क्या हैं, और कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी देख लो। तो देखो, 2022 में था साइबर सिक्योरिटी, हम देख चुके हैं, 21 में भी था, 20 में भी था, टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स, ठीक है ना। साइबर डॉम प्रोजेक्ट, थ्रेट ऑफ साइबर अटैक, साइबर क्राइम, साइबर स्पेस, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी,
साइबर वॉरफेयर। तो यही जो इनके कीवर्ड्स हैं इनको बराबर जाए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया पे क्या है ना, सोशल मीडिया हमें प्रिपेयर करके रखना है। देखो सोशल मीडिया कहाँ कहाँ आ सकता है। सोशल मीडिया ना जीएस फर्स्ट में आ सकता है, क्योंकि जीएस फर्स्ट में है ये। जीएस फर्स्ट में कहाँ, सोसाइटी में। सोसाइटी में सोशल मीडिया आ सकता है। जीएस फोर में भी सोशल मीडिया आ सकता है, क्योंकि उधर भी सिलेबस में मेंशन है। जब हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं ना ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो उसमें जो पढ़ेंगे कि वैल्यूज को कैसे इनकलकेट करते हैं, तो वैल्यूज को सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। तो सोशल मीडिया पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी वैल्यू दे सकता है। पॉजिटिव के तौर पे कुछ अच्छा देख ले तो, ठीक है ना। और अब ये जीएस फर्स्ट, जीएस फोर्थ, जीएस टू में भी आ सकता है, ठीक है ना। उधर भी सोशल मीडिया से रिलेटेड वो फोर्थ अपना क्या कहते हैं जो है स्तंभ, मीडिया, ठीक है ना। उधर मीडिया में ही सोशल मीडिया आता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये थर्ड में भी आ सकता है। थर्ड में कैसे आ सकता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी में सोशल मीडिया एंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ऐसे भी इस पे आ सकता है। तो सोशल मीडिया जो टॉपिक है ना, अभी हमने देखा सिलेबस आपको ना अच्छे से पता होता है, तो हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। हर जगह आ सकता है। तो अभी ये मत देखो कि ये 2016 और 2013 में आया तो इसको छोड़ दो। इसे कहीं एक जगह प्रिपेयर कर लो, चारों पेपरों में से जीएस के जो चार के चार पेपर हैं उनमें आ रहा है। इवन ये एससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उधर भी कोई भी चीज़ हो वहाँ ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका थीम है मनी लॉन्ड्रिंग। कुछ खास नहीं है, 2021 में क्वेश्चन था, 2013 में था। तो इसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बाद में से टाइम दो। पहले साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया और ये सब लोगों पे ध्यान दो। LWE, लेफ्ट विंग। तो ये जो लेफ्ट वाले हैं ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो इनको आपको बराबर रखना है। क्यों? क्योंकि इनके भी क्वेश्चन हमेशा निकलते रहते हैं नक्सलिज्म के साथ में। नक्सलिज्म को ही LWE कहते हैं, ठीक है ना। तो 2022 में क्वेश्चन था, 2020 में क्वेश्चन था, 2018 में क्वेश्चन था, 2015 में। तो मतलब ऐसा कह सकते हो कि अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आपको बराबर LWE को मतलब कंप्लीटली अच्छे से एक नोट्स बना के रेडी रखना है कि नक्सलिज्म क्या है, ठीक है ना। उसकी समस्याएं क्या हैं, क्यों ये मतलब इंक्रीज हो रहा है, या फिर क्यों ये अभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ऐसे इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, अभी बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। तो क्या क्या समस्याएं हैं वो उन सब बातों पे ध्यान दोगे कि कैसे ये नक्सलिज्म है वो टेररिज्म के साथ, कैसे नक्सलिज्म उसी ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ कनेक्ट होता है। ऐसे करके कनेक्शन भी बना के रखने, जिससे कि स्ट्रक्चर पहले से रहता है। देखो हमेशा ना हर एक सब्जेक्ट का आपके पास स्ट्रक्चर रहना चाहिए आंसर्स का। तो उसमें क्या है ना, सोचना नहीं पड़ता, पहले से ही हमें याद होता है स्ट्रक्चर बने रखें। हर टॉपर बना के रखते हैं। ओके, मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ये गलती की कि मेरे पास ये सब रेडी नहीं होता था और मैं वहाँ लिखते वक्त सोचता था, जिसकी वजह से देख रहे हो आप लोग कि मैं सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप गलती ना करो, तो इस बार मैं सब बना के रखा हूँ, तो वो आप लोग ही बना के रेडी रखो। ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थीम अपना ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ऑर्गेनाइज क्राइम से भी 2022 और 2018 में क्वेश्चन आया है, तो इसे भी रेडी रखो, ठीक है ना। दो दो बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं और सिंपली क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ज़्यादा इतना। नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट। तो कुछ अभी नॉर्थ ईस्ट में कुछ बवाल हो रखा है। क्या हो रखा है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी जो मणिपुर में बवाल हो रखा है ना, तो उस पूरे बवाल पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या समस्याएं। तो आप उसे रेडी रखो, इसे इसको इस बार ज़्यादा फोकस दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करंट में था। तो आपको नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन आने की 100% मेरे को तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बना रखा है 2030 वालों के लिए। फिर कुछ है मिसलिनियस, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए। मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस बाई एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो वही है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो अपने बाहर के एक्सटर्नल स्टेट्स हैं उनके थ्रू। तो कैसे पाकिस्तान हम लोगों पे अटैक करवा लेता है, किस किस तरीके से क्या क्या करता है, उस पर बराबर क्वेश्चन पूछा है। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कैसे हमारे लिए दुखदाई है। थर्ड है इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या थ्रेट है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को। तो उस पर एक क्वेश्चन था। अस्पा पे क्वेश्चन आया था 2015 में। उस टाइम पे काफ़ी समस्याएं दिक्कत चल रही थी ना नागा ट्राइब्स के साथ में। इस बार फिर भी दिक्कत है कुकी और मेती के साथ, लेकिन तब नागा ट्राइब का ज़्यादा आंधी था। तो इस टाइम पे फिर क्या हुआ था, वहाँ पे ना अस्पा लगा ही रहता मोस्टली टाइम पे। तो कुछ और उसका एरिया एक्सटेंड कर दिया गया था और कुछ ज़्यादा ही शायद जेनोसाइड जैसा कुछ हो गया था। जेनोसाइड कहना तो गलत है, मतलब कुछ लोग वहाँ पे मर गए थे, सॉरी टू से दैट। तो नेक्स्ट था रेडिकलिज्म पे क्वेश्चन आया था। अभी रेडिकलाइजेशन क्या होता है, रेडिकलाइजेशन होता कैसे है, कौन करते हैं, तो उस पर थोड़ा बहुत आपको पढ़ के रखना है, ठीक है ना।
एयर स्पेस पे थोड़ा बहुत पढ़ के रखना। तो ये थोड़ा, ये वाले क्वेश्चन पे ना आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता है 2-3 साल में। अभी इसके चक्कर में फंस के ना, जो ऊपर ये 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल अपने हाथ से, वो नहीं गवा देना। तो अभी सबसे पहले ये सबसे बाद में करने का है, सबसे बाद में इस पे जाने का है, समझ गए? सबसे पहले वो मेन काम करने का है। अभी क्या करता है ना सोना बाबू टाइप लोग, वो क्या करेगा कि अपन को ना वो क्वेश्चन पहले करना है जो एक आया था सबसे टफ। भाई मेरे 60 to 70% क्वेश्चन वो आते हैं जो हम लोगों ने प्रिपेयर किए जाते हैं। और मेंस में ना एक अच्छा चीज़ है, इसमें क्वेश्चन इजीली प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। पीटी में ये नहीं होता है, तभी पीटी सबसे ज़्यादा टफ मानते हैं लोग। तो समझ के रखो, इसमें क्या है ना कि आप उस पर ज़्यादा फोकस दो जो हमारे सिलेबस में अच्छे से मेंशन है, उस पर नहीं जो एक बाहर क्वेश्चन आ गया उसके लिए रातों की नींदें उड़ा दो और फिर पूरे दिन बैठ के उसी के बारे में सोचने का कि ये क्वेश्चन का क्या करने का है। ओके, तो ये अपने सारे थीम्स हो गए। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सिलेबस देख लिया, थीम्स देख लिए। अब शायद हमें ये इतना नॉलेज हो गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। अभी इसे और अच्छे से पढ़ेंगे आप जाके खुद, तो आपको ये भी नॉलेज हो जाएगा कि कौन से डायमेंशंस होते हैं। मैंने जो बताए हैं वो तो ठीक ही है, यदि आप खुद पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको पता चल जाएंगे। जैसे मैंने बता दिए हैं जो डायमेंशंस हैं, कॉज, इम्पैक्ट क्या रहते हैं, और भी आगे जान लेंगे। आगे जब मैं अभी स्ट्रक्चर बनवाऊंगा तो फिर आपको पूरा सब कुछ पता चल जाएगा। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम पीवाईक्यू, देखा हमने कि ये कुछ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट विंग, एक्सट्रीजम, इस पे आपको बना के रखना है। इन तीनों पे हर साल एक आध क्वेश्चन निकलने की आशंका रहती है, ठीक है ना? तो क्रक्स क्या है, हर साल रिपीट ही होते हैं कुछ थीम। जैसे साइबर अटैक, साइबर क्राइम आपको पता है हर साल आता ही आता है, मैंने अभी बता दिया था। टेररिज्म, ऑर्डर एरिया मैनेजमेंट, ठीक है ना? LWE, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को मैंने इस बार हाईलाइट क्यों किया वो अभी मैं बता चुका, तो मणिपुर का कांड चल रहा है तो सही है। मनी लॉन्ड्रिंग को भी आप रेडी करके रखोगे। तो इन सब टॉपिक पे एक इंट्रोडक्शन आपको रखना है और एक कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के लिए हमने एक यहाँ दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे टेररिज्म है, तो टेररिज्म को मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है कि टेररिज्म में बी डिफाइंड एज प्लान्ड, ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक यूज ऑफ वायलेंस एज ए मीन्स ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, एज ए मीन्स ऑफ द फोर्थ पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल पर्पज। अब ये मैं कैसे याद करता हूँ, शायद मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। किसी ने मेरे को पूछा था कि आप ये सब कैसे याद करते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ना की टर्म से याद करता हूँ। बाकी तो इतना तो अपन लोग का हिंदी वाले हिंदी है या इंग्लिश वाले, इतनी तो इंग्लिश सही होती है कि हम उधर एजीएमआर लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो बस कीवर्ड्स में याद रखता हूँ। अभी इसमें क्या कीवर्ड है कि टेररिज्म डिफाइंड एज ए प्लान्ड, ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक ऑफ वायलेंस। तो ध्यान रखना है, प्लान्ड है और ऑर्गेनाइज है और सिस्टमैटिक है, ठीक है ना? तो मैं ऐसे रखूंगा याद, ऐसे प्लान्ड, ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक, आगे खींचूंगा और क्या है ये वायलेंस है। फिर आगे और तीर बढ़ाऊंगा, किसके लिए, पर्पज क्या है इसका, पॉलिटिकल, ठीक है ना, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल, कोई भी इनकी आइडियोलॉजी रहेगी उसके लिए करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि प्लान, ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, और सिस्टमैटिक, चाहते क्या है, वॉयलेंस, और किसके लिए, इनका पर्पज क्या है, तो पर्पज है इनका रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल या फिर पॉलिटिकल, ये पर्पज हो गया। समझ गए ना? तो ऐसे करके याद करोगे तोड़ तोड़ के, तो फिर इजीली हो जाता है। अभी तो देखो याद भी हो गया होगा, मेरे को भी याद हो गया कि इसका क्या है, क्या कहते हैं, टेररिज्म में भी डिफाइन एज प्लान, ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक यूज ऑफ वायलेंस, इसके लिए फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। अभी थोड़ा डाटा डाटा निकाल के रखो। जैसे साइबर सिक्योरिटी, उधर ना आपको याद नहीं हो पाएंगे, उधर थोड़ी लंबी लंबी सी डेफिनेशन हैं, तो याद करने में कठिनाई होती है। जैसे मेरे को नहीं होती, आपको शायद हो जाएंगे, आप महान लोग हैं। तो उधर क्या करना, डाटा डेटा रखना है हमेशा। मैं एनसीआरबी का डेटा जुगाड़ करके रखता हूँ, कितने परसेंट क्राइम बढ़ गया, या जो मतलब साइबर रहता है, या फिर कुछ कम हो गया, कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो कुछ न कुछ बना के रखो। या ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में क्या चल रहा है, उस पर बराबर काम करो। कोई प्यारा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट मिल जाए, कहीं जुगाड़ हो जाए आपकी, आपकी नज़र में हो, तो उसे ढूंढ के रख लो, ठीक है ना? तो कहीं भी हो उसे आप रखो, तो उससे क्या है ना, जब प्यारा सा आप डायग्राम कहीं पे भी बनाते हैं ना, तो मजा ही आ जाता है एग्जामिनर को, और फिर वो मौज में आके आपको नंबर देता है 5-6, ठीक है ना? फिर आप अच्छे से मार्क्स खींचेंगे, ठीक है ना? ऐसे कुछ कीवर्ड्स हमेशा याद रखो एग्जाम्पल देने के लिए। यदि एग्जाम्पल नहीं दोगे ना आप, तो जो आपका आर्गूमेंट है ना, वो बहुत फ्रॉड लगता है।
तो आप जब भी कोई भी आर्गुमेंट देते हैं उसके साथ में एग्जाम्पल चिप देते हैं ना, तो फिर एग्जामिनर का दिल गदगद हो जाता है और फिर वो मतलब पेन रोकता नहीं है, जहाँ पे उसको ऐसे 4 बनाने तो 6 बना देता है ऐसे करके फिर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको। तो ये अपना हो गया, तो आपको क्या करना है मैं बता ही चुका हूँ सब कुछ। उसके अलावा क्या है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो वो मैं स्ट्रक्चर का अभी मैं शुरू ही किया हूँ, तो स्ट्रक्चर के लिए आप डायरेक्ट बात करते हैं। देखो ये मैंने बता चुका हूँ कि कुछ नोट्स बनाने हैं, मैं इनिशियली वीडियो शुरू किया हूँ तब से बता रहा हूँ कि नोट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं तो किताब में से रिवीजन नहीं होता है मेरे भाई। जो लोग बोलते रहते हैं ना टॉपर कि वो कोई क्या कहते हैं मतलब नोट्स नहीं बनाए थे, वो बहुत महान लोग हैं। लेकिन यदि कोई ऑर्डिनरी पर्सन है तो उसे नोट्स बनाने पड़ेंगे। मेरे को खुद बता दो मेरे भाई, सुबह पेपर हुआ था आपका GS 2 का, शाम को है 2 घंटे बाद GS 3 का। 2 घंटे में आप कोई बड़ी बुक तो रिवाइज नहीं कर सकते ना। वो उसमें क्या है ना, ऐसा मान के चलो ऐसे 15-20 पेज के ही नोट्स रह जाते हैं आखिर में, खैर रिवीजन के साथ साथ उन्हीं को रिवीजन करना है, उधर कुछ खाना पीना भी है। और मेरे मेरे को तो 1-2 रिवीजन हो ही जाता है, और मस्त जाके उधर प्रोड्यूस भी करना है, क्योंकि GS 3 में ना मोस्टली डेटा, कमिटी, रिपोर्ट्स इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी है या और भी चीज़ें हैं उन पे सीधा सीधा फैक्ट लिखने रहते हैं। ओके, तो आप ये कर सकते हो, डेटा पॉइंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, डायग्राम, कमिटीज, ये सब इकट्ठा कर लो माल। यदि नहीं कर पाओ तो फिर लिखना कमेंट में, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, उधर से थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लेना। यूज ऑफ मैप्स, इंटरनल सिक्योरिटी में ना GS का जो अपना फर्स्ट था ना ज्योग्राफी वाला, वैसा स्कोप रहता है भाई मैप बनाने का। अभी कोई भी टुच्ची सी बात करता है, नॉर्थ ईस्ट की बात करता है, तुरंत लो बना दो मैप, इतना ही थोड़ा सा दिखा दो कि हाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, नागा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है ना, सब त्रिपुरा, ये इनका दिक्कत चल रहा है, क्यों मणिपुर में दिक्कत कैसा है बता दो। इधर पहाड़ी इलाका है, बीच में प्लेन्स हैं, प्लेन्स में मैती रहते हैं, इधर पूरे इलाके में कुकी, नागास रहते हैं। अब दिक्कत क्या है, तो यहाँ दिक्कत भी तुम तुरंत डिफाइन कर सकते हो कि भाई वो मैतीज हैं, वो ST बनना चाहते हैं और ये लोग ST हैं, तो हमारे यहाँ पे एक रूल है कि क्या कहते हैं, कोई भी आदमी SC ST का लैंड परचेज नहीं कर सकता। तो मतलब मैती यहीं के यहीं रह गए प्लेन्स में, क्यों, क्योंकि वो इधर कहीं लैंड परचेज नहीं कर सकते। लेकिन SC ST कहीं भी परचेज कर सकता है, तो वो तो यहाँ परचेज कर रहे हैं, लेकिन मैती बाहर नहीं जा पा रहे हैं परचेज करने के लिए, क्यों, क्योंकि वो ST नहीं है। तो इसीलिए मैती कह रहे हैं कि उन्हें ST का, हाँ मतलब टैग दो, स्टेटस दो। अभी ST का स्टेटस तो मिल नहीं रहा था, ऊपर से वो दंगा कर रहे थे, ऊपर से हाई कोर्ट ने क्या कह दिया मणिपुर के ने कि ठीक है भाई इनको कुछ करो सरकार, 2-4 वीक में कहा था कुछ, इनका दो। इस चक्कर में क्या हुआ, कुकीज तो एकदम, और जो नागास थे वो घबरा गए और उन्होंने सीधा आंधी उठाना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे कैसे, यदि ये लोग को ST का मिल गया ना तो ये लोग तो हम लोग को बर्बाद कर देंगे, क्यों, क्योंकि मैती का 53% पॉपुलेशन है, हमेशा मतलब वहाँ पे डोमिनेट करते हैं वो लोग। फिर वो इधर प्लेन से निकल के इधर भी सब जगह जगह ले लेंगे, उन लोगों को तो बाहर भागना पड़ेगा, इसलिए दंगा शुरू हो गया। ठीक है ना, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले थे लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है ना, तो ये मैप बना के रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये मैप हमेशा ना ऐसे बना के रखो कि कौन सा अफेक्टेड एरिया है पर्टिकुलर, उसका इशू क्या है, कोई फ्लो चार्ट बना दो। जैसे फ्लो चार्ट के लिए मैं इधर बताया था, कोई टाइमलाइन बनानी है तुम्हें कि इस टाइम से इस टाइम तक ये हुआ, तो यहाँ पे ऐसे टाइमलाइन बनाओ, तो मैंने बना रखी है, और यहाँ मेंशन करो ये चीज़ यहाँ हुई, फिर ये चीज़ यहाँ हुई, फिर ये चीज़ यहाँ हुई, ये चीज़। मतलब एक और चीज़ मैं सिखाता हूँ प्रेजेंटेशन में कि हमेशा ऊपर ही नहीं लिखना है, तो उधर फिर कचरा हो जाएगा। आजू बाजू लिखोगे तो फिर वो पास पास रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखो, फिर यहाँ, तो आपका 4-5 पॉइंट है कवर होके, और ये डंडा बना देना है नुकीला, नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा किधर को चलना है। तो समझ में आना चाहिए उसको। ओके, तो टाइम लाइन या ग्राफ कुछ भी वहाँ पे बना सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा उसको दिल में लगता है और फिर वो मार्क्स देता है। अब यहाँ पे ना मैं हमेशा 4D अप्रोच यूज करता हूँ, जो अमिताभ मेट्रो सर हैं उन्होंने दी थी। जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का ना सिक्योरिटी का क्वेश्चन आए, हमेशा हर जगह ना किसी भी प्रकार का दंगा प्रसाद चल रहा हो, 4D अप्रोच जो प्रोफेसर अमिताभ मेट्रो सर की है ना, वो यूज कर दो। 4D क्या है, पहला डायलॉग, मतलब आपस में मिल बांट के ना बातचीत करो, कि कोई ट्राइब है उन ट्राइब से कहो कि भाई क्या दिक्कत है, उनकी बातचीत करो। डेवोल्यूशन करो, डीमिलिटराइजेशन करो, हाँ जैसे अस्पा लगा हुआ है कहीं पे भी तो उसे हटा दो, डीमिलिटराइजेशन करो, जिससे कि वो लोग थोड़ा फ्रीडम पाए, ऐसा लगे उन्हें कि हाँ वो भी इस देश के नागरिक हैं। डेवलपमेंट करो, वहाँ स्कूल्स खोलो, एजुकेशन जब होगी उन लोगों के पास तो वो लोग नक्सली नहीं बनेंगे, वो लोग कोई अच्छी नौकरी करेंगे, IS वाईएस बनेंगे, ठीक है ना।
तो हमेशा ध्यान रखना अमिताभ माटो सर। और ये हमेशा जब भी आपको कहीं पे भी कोई भी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको ये मेंशन करनी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है 4D अप्रोच बाई प्रोफेसर अमिताभ मोटो, तो हमेशा लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमिताभ मोटो। और ये 4D अप्रोच क्या क्या है, डायलॉग, डेवोल्यूशन, डिमिलिटाइजेशन एंड डेवलपमेंट। कहीं पे भी ये चीज़ें होंगी ना, तो वहाँ पे वैसे ही क्या होगा, पीस हो जाएगा, शांति हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि डेवलपमेंट होगा, लोग बच्चा लोग पढ़ेगा। अब बच्चा लोग पढ़ेगा तो स्कूल बनवा दिया आपने वहाँ पे, तो क्या है, बच्चा पढ़ रहा होगा, उधर बच्चा पढ़ेगा तो फिर उसे नौकरी वोकरी, या फिर उसको थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, थोड़ा अवेयरनेस फैल जाएगी कि हाँ क्या चीज़ें हैं। मिलिट्री नहीं होगी तो वो लोग फ्री फील करेंगे, तो ये सब चीज़ें चलनी चाहिए। अभी क्या है, अभी हम लोग को देखते हैं कि इशू क्या है, चैलेंजेस क्या है। हमेशा इशू चैलेंजेस को कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। और मैंने यहाँ सॉल्यूशन को पिंक कलर में क्यों डाला हुआ है, पिंक ही है ना ये, जो भी है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन क्यों, तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आपको टेम्पलेट भी दे रखा हूँ कि चैलेंजेस या इशू ही क्या बनते हैं, सॉल्यूशन। बस उनको चेंज करना आना चाहिए, वो कैसे आएगा वो मैं सिखाता रहता हूँ, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो चैलेंजेस क्या है, लीगल चैलेंजेस हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स बनाओ। जैसे मान के चलोगे तुम, मणिपुर है, वो अपना क्या कहते हैं 5, जो अपना शेड्यूल 5 है ना, उसमें नहीं आता है, तो उसको उधर डालो, ठीक है ना। तो क्या समस्या है, वो शेड्यूल्स में कुछ ऐड वैड करो, जिसकी दिक्कत है वो कंप्लीट करो। इंस्टीट्यूशनल, कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बना दो जो उनको पर्टिकुलर देखे। इंटरनेशनली कोई ऐसी चीज़ करो जो उससे फ़ायदा हो। पीपल सेंट्रिक बनाओ, जो भी चीज़ें करो वो पीपल सेंट्रिक करो, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, लोगों को लगे कि हाँ उनके भले की बात हो रही है, ठीक है ना। बाकी ये 2-3 ही इधर स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, बाकी बचे हुए सारे चैलेंजेस अपने वाले हैं। वो स्क्रीनशॉट जो मैं हमेशा तुम्हें देता रहता हूँ, इसकी वीडियो के बाद में भी मैं दे दूंगा। हमेशा ध्यान रखो, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बढ़ाओ, थोड़ा फंडिंग बढ़ाओ, ठीक है ना। कॉपरेशन बढ़ाओ आपस में उनका, ओके ना। तो यही सब लोग, और यही सब क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाते हैं। सॉल्यूशन कैसे बन जाएंगे, कि जब यहाँ पे चैलेंजेस लिख लो उसके बाद बता दो कि वहाँ पे ना क्या करो, बजट में पैसा बढ़ा दो उन लोगों के लिए, ठीक है ना। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वा दो, एजुकेशन मिल जाएगा बच्चा लोग को, ओके। वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का सुविधा बना दो, जहाँ लोग इजीली जा सकें, तो यही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सबसे बेस्ट चीज़ तो अपना ये डाल दो, अमिताभ सर का, ये 4 चीज़ें कर दो, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी एंड लिंकेज विद ऑल इशू द सिलेबस, तो जितना भी टेक्नोलॉजी हो, कहीं पे भी आपको जितने भी इशू दिखे ना, उसे टेक्नोलॉजी से ऐड करो, जो मैंने इनिशियली बताया था तुम्हें। यूज ऑफ एआई, यूज ऑफ ड्रोन्स, यूज ऑफ कैमरा, ठीक है, वहाँ कैमरा लगा दो। कोई और टेक्नोलॉजी की चीज़ कर दो, ऑनलाइन कर दो कुछ चीज़ें, कि उनके थ्रू ये कोई रिपोर्ट कर सकता है, उनके थ्रू कुछ कर सकता है, ठीक है ना। जैसे जीरो एफआईआर है, कोई कहीं भी करा सकता है, तो ऑनलाइन की तरह कर दो जीरो एफआईआर। ये सब हर जगह टेक्नोलॉजी को यूज करो, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक हो वहाँ टेक्नोलॉजी डालो सिक्योरिटी के क्वेश्चन में, जिससे कि एग्जामिनर को लगता है कि आप थोड़े से साइंस से आए हो, तो कुछ अच्छे से काम कर सकते हो नए डेवलपमेंट में। कैसे टेक्नोलॉजी एग्जैगरेट कर रहा है, कैसे समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। कोई भी समस्या है उससे सोचो कि टेक से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वे फॉर्ड देना हो तो वे फॉर्ड के लिए मैंने एक निमोनिक बना के रखा है, सिक्योरिटी। जब भी वे फॉर्ड आता है तो सिक्योरिटी में सिक्योरिटी, एस फोर सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलब वहाँ पे सही से एम्प्लॉयड करो, लगाओ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, ई4। सी फोर कॉपरेशन करो, कोऑर्डिनेशन करो। यू4 अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम लोग अभी बता रहे थे। आर4 रीजनल इंटीग्रेशन, आपस में उन लोगों को मिलवाओ कि मैती और जो आपके कहते हैं कुकीज लड़ रहे हैं, कहो भाई 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 हो तुम, गले मिलो। इलीगल एंड इन्फो शेयरिंग, सॉरी इंटेलिजेंस एंड इन्फो शेयरिंग, तो जो भी इंटेलिजेंस की कोई भी वहाँ पे ऐसी खबर हाथ लगती है तो उसको शेयर करो आपस में दूसरी ऑर्गेनाइज के साथ। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, जो मैं अभी बताया था, जितने भी हों टेक्नोलॉजिकल ही सॉल्यूशन दो, जिससे कि कम हो, और यूथ को इंगेज करो। वहाँ का यूथ ही तो नक्सल बनेगा ना। और उधर हर एक ग्रुप के पास, जितने भी वहाँ पे ट्राइब्स है ना, हर एक ट्राइब का खुद का आर्मी है, छोटा छोटा सा। तो वो फिर आपस में छोटी तुच्छी सी बात पे लड़ जाते हैं, फिर वो एक दूसरे को पेलम पेली हो जाती है, तो दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। तो ध्यान रखना। और एक बार स्ट्रक्चर को हम जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वो मैप वैप बना के रखो आप, नहीं हो तो फिर मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा, उन पर रिलाई कर सकते हो आप लोग। हमेशा बे फॉर्ड में आप 4D अप्रोच दे सकते हो अमिताभ मेटो सर की। चैलेंजेस, मेरा स्किल शॉट जहाँ मैंने सारे चैलेंजेस लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लो और एक दो यहाँ से उठा लो। बे फॉरवर्ड, सिक्योरिटी को रख लो। सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी को क्या, S4 मैंने देखा था, सिक्योरिटी फोर्सेस, ECURITY, ये सब।
अच्छे से पढ़ो इन्हें, ठीक है ना। तो ये पूरा, और टेक्नोलॉजी को हर जगह यूज़ करो, कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने की आदत बनाओ, लिखने में, ठीक है ना, यहाँ पे चाहे कैसे भी करो। ओके, तो ये सब आपका पूरा स्ट्रक्चर था सिक्योरिटी का। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया, ठीक है ना, थीम्स देख लिए, उसमें हमने देखे इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं वो भी हमने समझ लिया अकॉर्डिंग टू मार्क्स। फिर हमने पूरा क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देख लिया, जितने भी क्वेश्चंस लिखे जा सकते हैं उन सब का स्ट्रक्चर हमारे हाथ में है, और इनको ही ऐड करके आपको नोट्स निकालने हैं। स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है, जिससे कि आपको सोचना ना पड़े, आराम से 7 मिनट में आप उधर लिख दो। 7 मिनट में क्या होता है, कम से कम 1 मिनट तो आपको क्वेश्चन पढ़ के सही से जुगाड़ करने में लग जाता है, 6 मिनट ही लिखने के लिए बचते हैं, ठीक है ना। ये अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, कंक्लूजन दे रखे हैं सबके। नक्सलिज्म LWE क्या है, तो पूरा डिफाइन किया हुआ है, उसका पूरा कंक्लूजन है। आप आराम से इसे डाउनलोड करके रट्टा मार लेना, क्या होगा फिर हम लोग सब मिलके एक दिन रट्टा मारेंगे। रट्टा मारो जिंदाबाद। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा डेफिनेशन है, पूरा कंक्लूजन है, बॉर्डर मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, टेररिज्म का डेफिनेशन है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने याद ही कर रखा है। रेडी जो रेडिकलाइज करते हैं, रेडिकलिज्म का है, ऑर्गेनाइज क्राइम का भी है, साइबर क्राइम का है, पूरा उसके जितने पार्ट हैं, साइबर वॉरफेयर, साइबर टेररिज्म, इन सब का है, साइबर सिक्योरिटी का भी है, इन्फिल्ट्रेशन का है, इंसर्जेंसी का है, मिलिटेंसी का है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी क्या है, इन सब के। तो ओवरऑल मेरे को लगता है इसमें आपको कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करना है, सारे इंट्रो हैं, जितने अपने पास सिलेबस में जितने भी पॉइंट थे उन सब के इंट्रो हैं, मतलब मैंने सबके बनाए हुए थे, तो ये सबके आपको मिल गए, ठीक है ना। अब आते हैं करेंट अफेयर्स में। तो करेंट अफेयर्स में जो अपना पहला है टॉपिक, वो है इलीगल माइग्रेशन। अभी वो इलीगल माइग्रेशन का जो मुद्दा है वो अभी मणिपुर का ही चल रहा है, तो हम थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं, उसके बाद सीधा खत्म कर देना है। अभी क्या है मणिपुर का इशू, क्या है, ये है मैती, ये है कुकीज, और कुकीज के साथ साथ और भी 36 जात के और ट्राइब भी उसमें एडेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नागा याद कर लो, लेकिन मैंने कुकी को याद रखते हैं। अभी क्या है, ये वहाँ पे मेजोरिटी में 53% ऑफ टोटल जो जो आपके मैती हैं। अभी है क्या ना, मणिपुर मान के चलो ये एक ऐसा स्टेट है, ओके, तो बीच में मणिपुर में क्या है, प्लेन्स है, और आसपास बाजू बाजू में चारों तरफ क्या है, पहाड़ हैं। तो प्लेन्स में मैंने बताया था कौन रहते हैं, मैती, और इधर आजू बाजू कौन रहते हैं, कुकीज और अदर ट्राइब। तो वो दिक्कत क्या आ रही है, तो पहली दिक्कत थी कि ये जो जो कुकीज हैं वो पहले से एसटी हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है, लेकिन मैती हैं इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं है। या तो ये जर्नल में आते होंगे, या फिर ये ओबीसी में आते होंगे, या एससी में आते होंगे, जो भी है, ठीक है ना। तो वो लोग शेड्यूल ट्राइब का ना स्टेटस मांग रहे थे, कह रहे थे कि अपन को भी भाई ये मतलब शेड्यूल ट्राइब बनाओ, क्योंकि अपन को ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, एसटी ओबीसी और जनरल में। तो कुकीज को इस बात से मजा नहीं आ रहा था कि ये लोग यदि एसटी बन जाएंगे तो दिक्कत क्या है। देखो दिक्कत क्या है, अपने आप है ना, एक लॉ है जिसमें क्या है कि कोई भी एसटी या एससी वो किसी अदर ओबीसी या फिर जनरल को लैंड बेच नहीं सकता, या लैंड वो बेचेगा भी तो इन लोगों के नेम में रजिस्ट्री नहीं होगी। ये एक अपने आप है ना ऐसा लॉ है। तो अभी क्या है कि इन लोग अभी एकदम चैन से हैं, क्यों, क्योंकि इनको पता है वो लोग जो यहाँ पे मेन जो प्लेन एरिया है मणिपुर में, उधर ही जमीन खरीद सकते हैं, वो इधर पहाड़ों पे नहीं खरीद सकते, क्योंकि पहाड़ों की तरफ तो कुकीज वुकीज रहते हैं, वो लोग एसटी में आते हैं, तो उनकी जगह तो बिकेगी नहीं, तो बिकेगी तो ये लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो फिर क्या है, यदि ये एसटी बन गए ना, तो फिर ये पूरे कहीं मणिपुर में खरीद सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए इनको दिक्कत हो रहा था कि ये लोग इनके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा न बन जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, और ये पॉलिटिकल भी एम्पावर्ड हैं, और क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल भी एम्पावर्ड हैं, देख रहे होगे तुम शकल से। तो उसमें क्या है कि दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को। तो इसके चक्कर में क्या था कि ये पहले से ही दिक्कतें चल रही थी, अचानक क्या हुआ मणिपुर हाई कोर्ट पे, ये बहुत दिनों से चल रहा है, ऐसा कुछ मान के चलोगे ना, 2010 या 15 से लगभग ये लोग मांग रहे हैं। तो अभी मणिपुर कोर्ट ने क्या किया था, लास्ट मंथ जब ये दंगा हुआ उससे एक दो शायद 1-2 महीने पहले हुआ था, तो उसने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट को कि इनको एससी स्टेटस देना है कि नहीं देना है, क्या करना है, आप मेरे को 2 या 3 वीक के अंदर बताओ। तो इन लोगों को क्या था कि जो अभी वहाँ पे इनके कहते हैं बीजेपी की सरकार है, मे बी, हाँ बीजेपी की है, और जो वहाँ के सीएम हैं वो शायद मैती हैं,
तो इन लोगों को लगा कि ये लोग क्या करेंगे, ये मैती है ना, और इनका सीएम भी मैती है, तो शायद ये इन्हें एसटी का स्टेटस न दे दें। इस बात पे ये दंगा शुरू हो गया। और वो दंगा कितना चला है वो तो आप लोगों ने देखा होगा। दंगे को हमसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमको दंगे से कोई लेना देना है, ठीक है ना। यदि हम लोग एक एस्पिरेंट हैं तो वैसे तो हम एज ए इंडियन हमें लेना देना है कि वहाँ हुआ वो बहुत गलत हुआ, और मतलब मेरे को भी बहुत दुख है उस बात का। लेकिन हमें काम का माल क्या निकालना है, हमें इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या थी जो हमने समझ ली, वो स्टेटस। अब हमें जानना है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। अभी और तीसरी समस्या क्या है कि म्यांमार से ना, वहाँ पे ना कू हो गई है म्यांमार में 2-3 साल पहले। तो वहाँ पे लोग जो थे ना, कुकी टाइप के या फिर कुछ और भी ट्राइब्स रहे होंगे ना, वो एथनिक, बहुत सारे एथनिक ग्रुप उधर से ना इंडिया में आ गए। अब एक्चुअली वो है क्या, उधर पहाड़ है, तो म्यांमार जो है ना, और इधर है मणिपुर, तो उधर से लोग इजीली आ जा सकते हैं पहाड़ के थ्रू। तो वहाँ पे अच्छे से सर्वेलेंस नहीं हो पाता ना, ड्यू टू बहुत सारी मतलब जो जियोग्राफिकल वहाँ पे है ना कंडीशंस, वो काफ़ी अच्छी नहीं है। अभी कोई किधर से भी निकल आता है तो वहाँ पे सही से सर्वेलेंस नहीं हो रहा है। इसके चक्कर में क्या है ना, उधर से लोग इधर आ जाते हैं। इवन कुछ आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि उधर बहुत सारा ड्रग्स का तस्करी होता है। इधर मणिपुर के भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ओपियम वगैरह उगाया जाता है, और उधर भी, उधर एक ट्रायंगल बनता है, शायद आपको पता होगा, मणिपुर और लाओस और कुछ थाईलैंड वाला। तो उधर बहुत ड्रग्स बिकता है, तो इधर से उधर जाके ड्रग्स लोग बेचते हैं, क्या करते हैं वो तो उन्हीं को पता होगा। तो कुछ एथनिक ग्रुप आ गए ना, वो लोग भी इन लोगों को कुछ भटकाए भटकाए होंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई एथनिक ग्रुप आता है अपने यहाँ पे ना, तो वो क्या होता है उससे ना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जो पहले से इंडिजीनियस वहाँ पे ट्राइब थे ना, उनका मतलब एलियन ट्राइब की वजह से ना एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाता है। ये कुछ दिक्कतें थी, वो क्या है वो हम सब लोग पढ़ लेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। इलीगल माइग्रेशन। तो क्या है इलीगल माइग्रेशन, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। इसका क्या प्रॉफिट है या फिर क्या नुकसान है, ये हमें जानना है। तो इलीगल माइग्रेशन क्या होता है कि कोई भी एक दूसरे नेशन का या फिर दूसरे देश का आदमी किसी और दूसरे देश में इलीगली चला जाए। जैसे सीमा, सीमा किसका एग्जाम्पल है, इलीगल माइग्रेशन का। हम उसे डिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है, तो ठीक है ना। अभी पूछा जाए कि इससे कोई फायदा है इलीगल माइग्रेशन से, तो कोई फायदा नहीं है, इनडायरेक्टली। लेकिन सॉरी, डायरेक्टली कोई फायदा नहीं है, इनडायरेक्टली तो तुम 6-7 जात के बता दो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, हमेशा नुकसान ही होता है। तो चैलेंजेस क्या हैं? तो हमने अभी तक देखा है कि इलीगल माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इलीगली आया ना, बिना पासपोर्ट वीजा के, ठीक है ना। चैलेंजेस क्या है? थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे हो सकता है, पता चले मिलिटेंट एंटर कर गए हों विद हथियार, और फिर वो आके यहाँ पे दंगा मचा दें, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत ज़्यादा। अभी इधर मणिपुर की साइड देखोगे ना, तो लॉट ऑफ मतलब वुमेन्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है वहाँ पे। वुमेन्स को ट्रैफिक करके प्रेस्टिट्यूशन में डाल देते हैं, या फिर कभी कभी ऑर्गन का ट्रैफिक भी करवा लेते हैं। मोस्टली टाइम पे वुमेन्स का देखा गया है जहाँ पे वो प्रेस्टिट्यूशन की समस्याएं देखने के लिए मिली हैं, जो उधर थाईलैंड साइड या फिर कहीं म्यांमार म्यांमार से होते हुए और भी कंट्री में जाके उन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा मुद्दा है। कम्युनिटी टेंशन। अभी कम्युनिटी टेंशन कैसे, मान के चलो ये कोई कम्युनिटी है, ये ए कम्युनिटी है, ये बी कम्युनिटी है। यदि ए वाले इमिग्रेंट है, उधर से आके कोई भी मतलब एलियन ट्राइब है, और यहाँ पहले से ट्राइब थे, इंडिजिनियस ट्राइब है, ये यहाँ आएंगे तो इनके रिसोर्सेस यूज करेंगे, ये जो हैं बी के रिसोर्सेस यूज करेंगे, बी का स्पेस यूज करेंगे, बी के हक का, जो वहाँ पे जंगल होगा, जो भी फॉरेस्ट रहेगा वो यूज करेंगे। तो इन लोगों को अच्छा थोड़ा नहीं लगेगा बी को, फिर वो इन दूसरे को मारने के घूमेंगे। फिर ये भी कमजोर होंगे तो पिट जाएंगे, और ये स्ट्रांग हुए तो इनको मारेंगे। तो क्या हुआ, कम्युनिटी टेंशन हो जाएगी, फिर आपस में दंगे और ज़्यादा फैलेंगे। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भाई डेफिसिट बढ़ता है। हम लोग एजुकेशन के लिए माल देते हैं इनको, खाने के लिए राशन देते हैं, ठीक है ना, और भी 36 जात के इंफ्रा यूज करके देते हैं। ये सब हम देते रहेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन आती रहेगी, वो अपनी पॉपुलेशन नहीं है, तो हमारा डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा। इन्वायरमेंटल इशू रहेंगे, क्यों? एक्सप्लोइटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, वाटर का, वहाँ फॉरेस्ट का, और भी एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ों का, तो जितने भी चीज़ें हों, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। तो ये चैलेंजेस हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन क्या होता है, उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो हमने चैलेंजेस पढ़ लिए कि थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे, हमने हर एक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कम्युनिटी टेंशन मैंने समझा दिया। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे, वो मैंने बताया कि इंफ्रा इन सब में लगेगा। इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन होगा। अभी ये रीजन क्यों है इलीगल माइग्रेशन का? जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं इंडिया में,
उनका रीजन क्या है, कारण क्यों है, क्यों आते हैं। तो मोस्टली टाइम पे ना पुश फैक्टर क्या होते हैं, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ना हमने, पुल फैक्टर पुश फैक्टर, कि वहाँ पे थोड़ा सा उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, इस कगार में आ जाते हैं। थोड़ा सा शांति है, पीस है, वहाँ जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे लोग मार रहे हैं, मार कटार मची हुई है, थोड़ा सा शांति है, एम्प्लॉयमेंट है, खाने के लिए खाना मिल जाएगा। यही सब जो पुश फैक्टर हैं, तीन चार, आपको याद रखने हैं। तो इनकी वजह से क्या है कि ये लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली टाइम पे तो उन्हें थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, खाने के लिए खाना मिल जाता है, और शांति मिल जाती है। सॉरी। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड इनको रोकना है, तो हमें कुछ ऐसे मीजर्स करने पड़ेंगे जिनसे हम इन्हें रोक सकें। तो क्या क्या कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो इलीगल माइग्रेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी हम लोग पढ़े थे, ख़त्म हो गया इनका। कुकीज और मैत्री का क्या इशू है, हमने पता कर लिया। इनके बारे में रूट्स क्या हैं, मणिपुर में या म्यांमार में क्या समस्या है वो हमने पता कर ली, कैसे लोग आ रहे हैं। हाउ इलीगल माइग्रेशन टू थ्रेट इंटरनल सिक्योरिटी हमने पता कर लिया। रीजन फॉर इलीगल माइग्रेशन हमने पता कर लिया। पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट, फॉरेस्ट बॉर्डर, परसुएशन, एथनिक और लिंग्विस्टिक रिलीजियस कम्युनिटी। हाँ, सॉरी। उनको लगता है कि उसी उन्हीं की एथनिक सिटी वाले या उन्हीं की जात के लोग उधर भी रह रहे हैं। कुकीज इंडिया मणिपुर में भी रहते हैं, और कुकीज म्यांमार में भी रहते हैं, तो फिर उनके रिश्ते भी रहते हैं। अभी इसका ससुराल इधर रहेगा तो फिर वो अपने सालों को इधर ही बुला लेगा, इधर आ जाओ, इधर बहुत मौज है, हम सब मौज देंगे, ठीक है ना। तो क्या था, 53 में बता चुका हूँ, ये सब हमने कर लिया। इन्होंने वही सब बातें लिखी हैं जो हमने लिखी। वे फॉरवर्ड रह गया था हमारा। वे फॉरवर्ड क्या क्या होना चाहिए। डिप्लोमेटिक एफर्ट लगाना चाहिए। डिप्लोमेटिक एफर्ट क्या होता है, हमने म्यांमार से बात करना चाहिए कि भैया कुछ ऐसा करो कि ये जो अपने यहाँ से इलीगल माइग्रेशन हमारे यहाँ हो रहा है ना, उसको रोको, कुछ तो करो यहाँ पे। तो फिर वो बात करके डिप्लोमेटिक कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, ऐसे कोई कार्ड इंट्रोड्यूस कर दो जो अपने इंडिजिनियस लोगों के पास हो, कोई जो भी उधर से इलीगल माइग्रेंट्स आए हो तो हम लोग उन्हें दबोच लें। ऐसा कुछ जैसे वो रॉबर्ट में चिट्ठी पकड़ लेता है, ठीक है ना, वो सबका गर्दन घुमा देता है, लेकिन वो घुमा नहीं सकता ना, तो पकड़ा जाता है। तो ऐसा कोई मतलब कार्ड दे दो, गर्दन मत घुमाओ, तो उससे पकड़े जा सकते हैं। बॉर्डर को फेंसिंग कर दो, तो ये तो बहुत टफ है क्योंकि वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो बहुत टफ है, तो फिर फेंसिंग नहीं हो सकती। कुछ रीजनल फॉर्म्स बना दो, ठीक है ना, जहाँ पे सॉरी यूज ऑफ रीजनल फॉर्म्स, जैसे बिम्स्टेक है या फिर कहीं पे भी जाओ, तो जहाँ म्यांमार है या कोई और भी है जिस कंट्री से इलीगल माइग्रेशन हो रही है, उससे बातचीत करो। वहाँ चार लोगों के सामने आप बात को रख दो, तब चार आदमी के सामने बात होती है तो आदमी थोड़ा सा अच्छे से बात करने की कोशिश करता है। वाटर मैनेजमेंट को थोड़ा बेटर कर दो, वहाँ पे जो फोर्स लगे हैं उनको सतर्क कर दो, भैया देखो इधर सोने का नहीं है, इधर देखने का है कि लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही सब है। तो हमने क्या देखा, इलीगल माइग्रेशन क्या होता है, हमने डेफिनेशन देखी, हमने कॉज देखे, क्यों आ रहे हैं ये लोग, फिर हमने चैलेंजेस देखे, इनसे क्या हमें सरकार को हो सकता है, फिर हमने वे फॉरवर्ड देखे। नेक्स्ट है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, पीएमसी। अब ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी क्या है, तो ये सिंपली ऐसे मान लो कि कोई भी प्राइवेट आदमी रहेगा, वो पूरी अपनी एक आर्मी बना के रखेगा, और फिर वो लोगों को पैसों से, मतलब कोई भी कंट्री वाला है उससे कहेगा कि हमारी पूरी आर्मी ले लो आप, कुछ उन पे चार्जिंग लगाएगा, चार्ज कर देगा कि इतना 10,000 रुपये महीना या जो भी उनका चार्जेस रहेगा, वो चार्ज दो और हम आपके नेशन को सर्व करेंगे या फिर कोई समस्या को सर्व करेंगे। तो उसे बोलते हैं प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है क्या, तो हाँ, एक वैगनर ग्रुप है जो मोस्टली ऐसे ठेके लेता है, टेंडर लेता है, ये लोग सारी चीज़ें करते हैं। इनसे ऑपरेशन करवाओ, ये ऑपरेशन भी करते हैं। इवन आपने सुना होगा कि यूएसए में ना एफबीआई के अलावा जो बाकी क्या कहते हैं कंपनी है वो सब प्राइवेट ही है, वहाँ प्राइवेट पुलिस होती है, ऐसा सुना होगा तुमने। हाँ, वो बात सही है। तो वहाँ केवल एफबीआई जो है ना,
वही गवर्नमेंट है, बाकी वहाँ जो सिक्योरिटी को और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्राइवेट रहती हैं। तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, तो उनके बारे में एक आया है कि ये लोग कैसे हमारे लिए मतलब प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और कैसे नुकसानदायक हो सकते हैं, और क्या म्यूजर्स लें वे फॉरवर्ड के बारे में। कुछ यही 3 बातें आज हमें करनी है। तो क्या है, सबसे पहले ये क्या है ये जान लो। तो पीएमसी रेफर प्राइवेट ऑन ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो आप लिख सकते हो, इतना तो आप फुद्दू नहीं हो कि क्या होंगी प्राइवेट प्राइवेट ऑन होंगी ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सर्विस को प्रोवाइड कराती हैं। किस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कि आप मेरे को 1 साल का ठेका दो 10,000 का, फिर मैं इधर किसी को नहीं आने देगा। ठीक है ना, तो ये समस्या है। अभी ये पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं या फिर किन कारणों की वजह से ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का राइज हो रहा है, मतलब ये बढ़ रही हैं। जो पीएमसी हैं ये बढ़ क्यों रही हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। तो उनका मतलब है आउटसोर्सिंग ऑफ सिक्योरिटी। क्या है कि सॉरी, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को खांसी हो गया। तो उसमें क्या है ना कि सिक्योरिटी को आपको आउटसोर्स करना है, हर एक चीज़ आउटसोर्स होती है। तो सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर दो, किसी दूसरे देश को दे दो, फिर उधर से थोड़ा सा हम लोग माल इकट्ठा कर लेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मिशंस होते हैं ना, जहाँ जिन मिशंस के लिए इनको हायर किया जा सकता है, जैसे जो अपना मोजाम्बिक वाला एरिया है ना, इंडियन ओशियन में, अफ्रीका के आसपास, वहाँ बहुत सारे पायरेट्स रहते हैं। तुमने मूवी भी देखी होगी और वैसे भी सुना होगा, वहाँ बहुत सारे पायरेट्स रहते हैं। तो क्या कहते हैं, इन प्राइवेट वालों को ना अगेंस्ट सी पायरेट्स उधर टेंडर दे देते हैं कि भाई लो, हमारा ये जहाज है, इधर से निकलेंगे और कोई भी पायरेट्स इनको लूट ना पाए, पूरे जहाज में से किसी को भी, पूरे साल में सॉरी। तो फिर वो क्या करते हैं, पूरी साल आपके जहाज़ों का रखवाली करते हैं उस ओशियन में। तो वहाँ पे काफ़ी काम हो जाएगा। इनके पास जो वेपन्स और टेक्नोलॉजी रहती है वो काफ़ी एडवांस रहती है। क्यों, क्योंकि ये R&D पे काफ़ी खर्च करते हैं। या नहीं खर्च करते तो फिर कोई नया चीज़ मतलब मार्केट में आता है, अभी रसिया या यूएसए बनाता है, तो फिर ये लोग परचेज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये चार्ज भी काफ़ी मोटा दाम करते होंगे। अदर भी इंटरेस्टेड हैं वो, आपको पता है, अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आपको इतना जानना था कि जो आपकी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है वो बढ़ क्यों रही है। तो आउटसोर्स करने के लिए सेंसिटिव मिशंस पे टेक्नोलॉजी एडवांस है इनकी, अपने पास वो पुराने हथियार हैं और इनके पास नए। लीगल एम्बिग्यूटी है, लीगल एरिया पे कोई भी ऐसा एरिया रहेगा जहाँ पे इंटरनेशनल रेगुलेशंस रहेंगे, उस पर अच्छे से काम करेंगे, इलीगल कुछ नहीं करेंगे। इशू क्या है इनके साथ, इशू तो बहुत सारे हो सकते हैं। पहला इशू, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वो कोई सरकार थोड़ी नहीं है, गवर्नमेंट जो चीज़ होती है वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। वो तो प्राइवेट है, तो प्राइवेट आदमी तो इतना अकाउंटेबल नहीं होगा हर चीज़ को लेके। इम्पैक्ट ऑन स्टेट सॉवरेनिटी, हाँ अभी ये ज़्यादा हो गए और उस स्टेट के अभी तक के आर्मी वाले थे, फिर वो पाकिस्तान तो गवर्नमेंट की आर्मी है, फिर वो उसकी तरह कब्जा कर लें, तो उसकी सॉवरेनिटी पे खतरा है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अभी उन्हें पता चले कि उनका किधर प्रॉफिट हो रहा है, वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होंगे ना, प्राइवेट हैं, तो फिर वो छोड़ के बीच में भाग जाएंगे। इम्प्लीकेशन फॉर लोकल कम्युनिटी, तो क्या है ना, वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं ना, उनके साथ में इनका कन्फ्लिक्ट हो जाता है। उन लोगों को लगता है भाई तुम सरकारी नहीं हो तो मैं तुमसे क्यों डरूंगा, 2 कौड़ी के तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, ऐसा वैसा लोग सोच लेते हैं। तो फिर उनका अलग कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऐसा लोग मोस्टली देखा होगा तुमने, जो कोई एटीएम या फिर किसी के बाहर बैठा रहता है, तो फिर लोग को लगता है कि नहीं रे, इसका कोई इज्जत नहीं करेगा अपन, क्योंकि ये 10,000 वाला वर्कर है। तो ये भी एक दिक्कत है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि पीएमसी इज एसेंशियल टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सिक्योरिटी कंसर्न एसोसिएटेड विद देयर ऑपरेशन। हाँ, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनको इफेक्टिव रेगुलेशन की सख्त ज़रूरत है। द नीड ऑफ द हावर इफेक्टिव रेगुलेशन, वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो इसका अच्छा से काम करे और उस पर कोई इफेक्टिव रेगुलेशन करे। तो रेगुलेट कैसे कर सकते हैं वो इन्होंने बता रखा है इधर। इंश्योर दे मेड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, जो भी काम करें उसके लिए अकाउंटेबल हों वो। जो भी काम होंगे ना, जो भी चीज़ें होती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कि हाँ जो भी वहाँ पे एग्रीमेंट साइन होते हैं वो। प्रिवेंट देम शिफ्टिंग बिटवीन लीगल एंड इलीगल परस्यूट, वो ध्यान रखें कि वो लीगल है कि नहीं। अभी पता चले वो उधर क्या कहते हैं, ओशियन में सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे, फिर वो कहें वहाँ पे पायरेट्स आके, ठीक है 50% तुम्हारा 50% हमारा, फिर इधर से उन्होंने उन्हें रखवाली करने के लिए भी पैसा ले लिया, उधर से 50% ले लिया और लुटवा के जा रहे। ऐसे नहीं रहना चाहिए। जो भी हो लीगल इलीगल एकदम बराबर पता चले। अंडरमाइन द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट,
और वो गारंटी मतलब जो भी है अच्छे से एग्रीमेंट करें कि जो स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। लीगल एंड लेजिमेट जो भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से बना के रखें, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पीएमसी क्या है? प्राइवेट ओन कंपनियां हैं। ये राइज क्यों हो रही हैं? तो आउटसोर्सिंग करने के लिए अच्छे हथियार हैं इनके पास, और कहीं पे भी इन्हें लगा सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे पायरेट्स से बचाने के लिए। फिर है इनके इशू तो अकाउंटेबल नहीं है, इम्पैक्ट जो स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी पे, कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है, और फिर वो लोकल के साथ, और कंक्लूजन, और कुछ ये रेगुलेशन है। तो रेगुलेशन में क्या है? वो अकाउंटेबल बनाओ, ट्रांसपेरेंट करो, ठीक है ना। बीच में इलीगल और लीगल के बीच में शिफ्टिंग को देखो इनको, और अंडरमाइन करो कि ये लीगल एंड लेजिमेट है कि नहीं है, दोनों चीज़ों पे ध्यान दो। कुछ शॉर्ट चीज़ें हैं उन पे देखते हैं, कुछ शॉर्ट न्यूज हैं। मोस्टली इसमें सिक्योरिटी में कुछ ऐसा शॉर्ट न्यूज नहीं आया जो पीटी में पूछा जाएगा मोस्टली टाइम पे, बस थोड़ा बहुत एक बार देख लेते हैं। सिप्री ईयर बुक 2023, हाँ अच्छा बुक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे बोलते हैं सिप्री। ये हर साल पूरा एक मतलब क्या कहते हैं, डिफेंस को लेके लॉन्च करता है, जिसमें बताता है कि कौन से आर्मी है, कौन से कंट्री की सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब बात करता है। तो इसमें बताया यूएस है लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड। सबसे ज़्यादा जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड है ना, वो किसके पास है? यूएसए के पास। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है जो लगे हुए हैं ऑलरेडी कहीं पे भी, ठीक है ना। वो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, डिप्लॉयड की जब भी बात होगी ना, तब यूएसए सबसे ज़्यादा है। लेकिन यदि वैसे ही इन्वेंट्री मतलब उनके पास रखे हुए यदि वॉर हेड की बात करेगी तो सबसे ज़्यादा रसिया के पास है, ठीक है ना। डिप्लॉयड के मतलब होता है कहीं पे भी डिप्लॉय कर रखे हैं, तो यूएसए ने सबसे ज़्यादा जगह डिप्लॉयड कर रखे हैं, उसके अंडर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो और वैसे देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा रसिया के पास है, ये इसने बताया। तो सेकेंड रसिया, फ्रांस एंड यूके। इधर था वॉरहेड्स फॉलो बाई यूएस चाइना, ठीक है ना। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल हैव नो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड। अब अपन लोग के पास में कोई ऐसा डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉर नहीं है, अपने पास जो है वो हमने खुद ही अपने पास ही रखा हुआ, कहीं डिप्लॉयड नहीं कर पाया, कोई आइलैंड अपने कब्जे में नहीं है, ठीक है ना। यही सिर्फ बात करती है। इंडिया और पाकिस्तान और चाइना इन सब लोग अपने अपने वॉरहेड्स को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे, चुपके चुपके, चोरी चोरी, ऐसा खुल के नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें क्या है? तो यहाँ से क्या सीखा हमने सिर्फ से? तो ध्यान रखने का भी, न्यूक्लियर के बारे में थोड़ा बहुत बात है तो इतना आपको याद रहना चाहिए कि यूएसए के पास डिप्लॉयड वॉरहेड सबसे ज़्यादा है। इतना ध्यान रखना चाहिए वॉरहेड क्या है, तो न्यूक्लियर के लिए जो मतलब माल चाहिए होता है ना, जो भी वहाँ पे जो भी कुछ भी माल चाहिए होता होगा, जिस अलग अलग तरीके से न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं, तो उनके लिए यूज होने वाला जो मसाला फ्यूज चाहिए वही वॉरहेड है। अग्नि प्राइम और अग्नि पी, तो ये नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, ठीक है ना। इसका टेस्ट किया डीआरडीओ ने। तो क्या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो मैं कहूँगा नहीं। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं ना, तो उसमें ये पूछा गया है व्हाट इज इट। अभी मैं आपको क्वेश्चन बहुत सारे दिखा दूंगा। सॉरी, व्हाट इज इट, जैसे मैं WWWII लिखता हूँ, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी पूछेगा अग्नि प्राइम और अग्नि पी, अग्नि का नाम आते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना, क्योंकि अग्नि भी ये सब हर आदमी, टुच्चा आदमी भी जानता है। अभी अग्नि मिसाइल फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर हिडरेंस। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये कोई काम का नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपीएससी में। आप जाके पीवाई को देखो। MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, अभी ये याद रखना है, MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, वो इतना पूछ लेगा। MS-60R रोमियो क्या है, समटाइम टर्म्स इन न्यूज़। तो ये मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है वो, टर्म्स इन न्यूज़, तो ये इतना लिखा होगा MS-60R रोमियो। तो क्या है ये, ध्यान रखो, हेलीकॉप्टर। MS-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना, और इंडिजियसली बनाया गया है। और ये एयरक्राफ्ट जो है वो है INS विक्रांत, उस पर चलता होगा। ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है ये। तो इतना थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में याद रखना। अभी बेट कहाँ बनाया, किसने बनाया, ये अपनी यूपीएससी CSC में नहीं आते, ये CDS CAPF में आते हैं। वरुण अस्त्र क्या है ये, इंडियन नेवी को दिया गया है। ये टेस्ट फायर लाइव अगेंस्ट द शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है।
तो इतना हमें पता होना चाहिए। ये बर्नास्त्र क्या है? शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पेडो। तपस, तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे जानने की। इन जो इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ हैव सक्सेसफुली कैरिड आउट कंट्रोल कैपेबिलिटी तपस। सॉरी, ये इतनी छोटी छोटी बातें नहीं पूछता वो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए क्या है, बस इतना। तो तपस क्या है? इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ हैव सक्सेसफुली कैरिड आउट द कंट्रोल कैपेबिलिटी ऑफ तपस, अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस यूएवी। ठीक है ना? तो इसे थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बाकी ये कोई काम करनी है तो मैंने काट दिया था। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन सिग्नेचर प्रोफाइल, हाँ ये पढ़ते हैं हम लोग, ये काफ़ी काम का चीज़ है। आपने ना दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ पढ़ा होगा, बहुत सारी मूवियों में देखा होगा आपने। क्या करते हैं लोग, जब कोई क्रिमिनल सच नहीं बोल रहा होता है तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। जैसे वो श्रद्धा वॉकर वाला केस, दिल्ली का श्रद्धा वॉकर वाला केस, तो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका भी हुआ था, उसका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। ठीक है ना? तो उसका करवाया गया, तो फिर उसने कुछ बताया कि नहीं बताया ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका ये हुआ था, न्यूज में था बहुत। तो अभी जो कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ना, उसका एक थोड़ा सा इंक्रीज वर्जन या फिर उसी के जैसा एक वर्जन है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्टली टाइम पे, आप ध्यान रखोगे तो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। उसे क्या बोलते हैं? ब्रेन मैपिंग टेस्ट। अब ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट के ही बारे में ही आर्टिकल है, तो आपको डायरेक्ट मैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट बताता तो शायद समझ नहीं पाते। तो अभी आप समझ जाओ कि पॉलीग्राफ जैसा ही होता है। पॉलीग्राफ और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ऐसा समझो। ये पॉलीग्राफ, ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट। पॉलीग्राफ में क्या है ना, फिजिकल चीज़ें देखते हैं। आपका बॉडी का प्रेशर क्या है, आपकी हार्ट बीट क्या है, ठीक है ना, आप स्वेट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी मोस्टली प्रेशर और हार्ट बीट पे ध्यान देखते हैं, फिजिकली बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है। लेकिन ब्रेन मैपिंग टेस्ट में क्या करते हैं, न्यूरॉन्स पे ध्यान देते हैं, इसमें फिजिकल बॉडी पे नहीं। आपके न्यूरॉन्स किस टाइप का शेप बना रहे हैं, क्या आर्किटेक्ट मतलब किस टाइप की वो कोई डिजाइन बना रहे हैं, उन सब चीज़ों से पता चलता है, वो प्रोफेशनली बता पाते हैं। हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि पॉलीग्राफ में फिजिकल चीज़ें, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ठीक है ना, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये चीज़ें। लेकिन जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट है ना, उसमें ब्रेन का मैपिंग होता है, मतलब न्यूरॉन्स किस टाइप से काम कर रहे हैं उस पर बातचीत की जाती है। ठीक है ना? तो इन दोनों में डिफरेंस आप पता करके रखो। ऐसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट को ना आप, इंसेप्शन मूवी देखी होगी ना आपने, उसकी तरह मान लो। इंसेप्शन में क्या होता है, वो उनके ड्रीम्स में घुस जाता है, ठीक है ना, और क्या क्या है, तो इसमें भी क्या होता है कि आपने क्या क्या सोचा हुआ है ना, उसका कुछ ऐसा डिजाइन बनता है ब्रेन में। अब वो तो न्यूरोलॉजिस्ट ही जानते होंगे, और उसी डिजाइन को वो लोग पढ़ते हैं कि अच्छा इसने ये सोचा है, इसका ये डिजाइन बना हुआ है। जैसे वो इंसेप्शन में किसी दूसरे के सपने में घुस के फिर वो चोरी करता है, उस टाइप का ही है ये। तो आप इसे थोड़ा पढ़ के समझते हैं। इसे फिंगरप्रिंटिंग या ब्रेन मैपिंग कहते हैं, ठीक है, P300 टेस्ट भी कहते हैं। ये क्या है? ये होता है प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोनो इलेक्ट्रोइनोफेलोग्राम, ठीक है ना, इतना कठिन का नाम है, प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है, तो जो भी है यही है, ठीक है ना। तो इसको, इसका प्रोसेस को ये कहते हैं इलेक्ट्रो, जो इनसे फेलोग्राम है, ये इसका प्रोसेस है। तो ये कैसे डिफरेंट है पॉलीग्राफ से, आपने बता दिया ना। इट डज नॉट इन्वॉल्व इन क्वेश्चन आंसर सेशन, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है, ठीक है ना। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ना, वो अक्यूज पर्सन को फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर होता है, मैंने बताया ना, फिजियोलॉजिकल, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, मोर क्रेडिबल देन पॉलीग्राफ टेस्ट, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मैंने बोला ना पॉलीग्राफ टेस्ट है ना, उससे थोड़ा सा अच्छा वर्जन है, ज़्यादा क्रेडिबल है। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, इसमें क्या है ना, जो मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसीज, लाइक, अच्छा ये इसका फ़ायदा क्या है ये बताने वाले हैं। तो वो मैंने बताया था ना, इन्होंने न्यूरॉन जो अपने ब्रेन में कुछ, जो इसने जो सोचा होता है ना, उसका एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसा न्यूरॉन्स के थ्रू, उसको पढ़ा जाता है। अभी ये बता रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इसको एप्लीकेट मतलब यूज कर किया जा सकता है। तो इसको आप काउंटर टेररिज्म, उधर उसको टेररिस्ट को पकड़ के, या फिर जो वहाँ पे मिल गया कोई उसका पंटर लोग,
तो उसको पकड़ के सब देख लो, चेक कर लो, अच्छा ये कहाँ होने वाला है, कहाँ पे ये करने वाला है। ये जो अपना अल्जाइमर है ना डिसीज, उसके ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ है। अभी इसको किसी मतलब मर्डर केस या किसी प्रकार के केस में यूज कर सकते हैं, तो आंसर है नो। शायद आप लोगों ने मूवी में देख के समझ लिया होगा। ये जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है ना 2010 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग कांट बी फोर्स अपॉन ए इंडिविजुअल एनी विदाउट देयर कंसेंट। वो उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा, और ये जो भी उससे रिजल्ट आता है कांट बी एडमिटेड सोली एज एविडेंस। वो केवल वही कि तुम कह दो कि उसने, किसी ने पॉलीग्राफ में कह दिया हाँ मैंने मारा है, तो इस बात को लेके तुम कोर्ट में कहो कि लो भाई ये एविडेंस मिल गया, इसने कहा है हमने मारा है, तो वो मतलब वैलिड नहीं होगा। उसके साथ कोई और भी लेके आओ, उसने कहा है कि मैंने मारा है, लेकिन इसका मैंने जो हथियार यूज किया था वो इधर रखा है, तो हथियार लेके आओ, तभी वो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो हमने समझ लिया ना कि पॉलीग्राफ होता है, वैसे ही मैपिंग, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, इसमें फिजिकल चीज़ें और इसमें न्यूरॉन्स को चेक किया जाता है। कैसे होता है वो इन्होंने एक चित्र दिया हुआ है, लेकिन वो चित्र से हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले पिक्चर्स वर्ड्स सॉन इन इंडिविजुअल स्टेमुलस, उसके स्टेमुलस में दिख रहा होता है, फिर न्यूरॉन्स को ट्रिगर करते हैं, जनरेट करते हैं ब्रेन वेव्स, और फिर उसका स्टडी करते हैं कि क्या इसने कहने की बात की। लास्ट है एक्सरसाइज इन न्यूज। कौन सी एक्सरसाइज न्यूज में थी? एक्सरसाइज एका था, कंडक्ट बिटवीन नेवी ऑफ इंडिया एंड मालदीव, एका था। एक्वावरीन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव, तो दोनों मालदीव के साथ हो रही थी। एक कॉन्क्वेस्ट, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन एक्स कॉन्क्वेस्ट इन मंगोलिया, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग इन जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो ये इधर एक्सरसाइज है। ओके, तो यही था सब। यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें थोड़ा मोटिवेट करें, और कमेंट करके ना थोड़ा बहुत कुछ बता दिया करो, रिएक्ट कर दिया करो कि कैसा लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है। ओके, थैंक्स, ओवर नाउ।